नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा शगुन के उत्सव में राय साहब और मेहता के बीच समाज की ऊंच नीच पर विचारों की तीखी टक्कर हुई। मेहता ने सामाजिक असमानता को नैसर्गिक बताया, जबकि संपादक जी ने समाजवाद का समर्थन किया। इसी बीच मिस्टर खन्ना, उनकी पत्नी कामनी और आधुनिक सोच वाली मिस मालती का आगमन होता है। मालती और मेहता की पहली मुलाकात ने माहौल में हल्की फुहार और दिलचस्पी का तड़का लगाया। चलिए शुरू करती हूँ 15वां भाग। मिस कामनी कहती है क्या लिखूं, कुछ सोचता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी अपेक्षा भाव से बोले। उनका समय मूल्यवान है कामनी देवी। लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, विचार है, लगन है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वो क्या लिखेंगे? कामनी ने ईसा मिश्रित विनोद से कहा। अगर आप उनसे कुछ लिखा सके तो आपका प्रचार दुगना हो जाएगा। लखनऊ में तो कोई ऐसा रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो मैं आज इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। अगर मैं चाहूँ तो आज लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का उद्देश्य है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानी और महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी का हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामनी ने चुटकी ली। लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर से कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उदार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइए, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। निम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदै नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहे एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझे से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा था, अगर मैं इस बर्डी ओमकार नाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने आप को भाग्यवान समझूं। ओमकार नाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गईं। आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यूं वह बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर से बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस बज्म में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओमकार नाथ उन आदमियों में नहीं है जो इस धमकियों से डर जाए। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोद कर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उसकाया, मगर मेरी समझ में आपकी नीति यह नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम कर दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफी मदद दिला सकती हूँ। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपनी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा न निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पे न निकलने लगे और सरकारी दावतों में निमंत्रित न होने लगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओमकार नाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ। मैं इसे दम्भ कहती हूँ, आपकी इच्छा। धन की आपको परवाह नहीं, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी विज्ञापन क्यों होते हैं? मैं किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हो आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी भी तरह से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओमकार नाथ के पास सचमुच कोई जवाब नहीं था। उन्हें बंगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की। तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाए, उधर से भी मारे जाए, तो पत्र कैसे चले? मिस मालती ने दया करना न सीखा था। रफ पत्र नहीं चलता तो बंद कर दीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहे
कहता है दिया सलाई दिखा दो। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता वह और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। संकोच जाता रहा, यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना धूर्ता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं, और मैं भी फिलोसफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलोसफी से डूबा हुआ है। मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलोसफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपनी फिलोसफी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलोसफरों को हमेशा फाके मस्त रहना चाहिए? जी हाँ, फिलोसफर अगर मुंह पर विजय न पा सके तो फिलोसफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलोसफर न ठहरे। मेहता ने जैसे अस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो बस इतना जानता हूँ, जिन औजारों से लोहार काम करता है उन्हीं औजारों से सोनार काम नहीं करता। क्या आप चाहते हैं आम भी उसी दशा से फूले फले जिसमें बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सामर्थ्य कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फूलने फलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दें जिसमें मैं अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। ओमकारनाथ समष्टवादी थे। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1000 रुपए की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता तो आपको वह सुविधा देनी पड़ेगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितना फिलोसफरों के लिए। आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निसंकोच भाव से कहा, इसीलिए कि मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन किया। बंधन और निग्रह पुरानी थोरियां हैं, नई थोरियां हैं मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी। तो अब मिसेस खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल पास हो तो शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुंह सुकोड़ लिया, मानो कह रही है, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। कामनी ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपका क्या विचार है मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो आप तलाक के विरोधी हैं क्यों? पक्का। और मुक्त भोग का सिद्धांत वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं। फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसीलिए कि मुक्त सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम हैं जो लोभ में अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे कहते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। दोस्तों, अब मैं कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी भाग 16 में। धन्यवाद।